हेलो दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज लेकर के आना आने वाला हूँ। तो आपके लिए आज से टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। टेस्ट सीरीज और पूरी टेस्ट सीरीज मैं लगवाऊंगा आपको। और मैं कोशिश करूंगा कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिए है। हो सकता है पहली टेस्ट सीरीज में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसे 1.30 यानी 1.5 घंटे में इसको मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। अगर पहली नहीं हो पाती है कोई बात नहीं, हम दूसरे तीसरे से शुरू करेंगे ये चीज़। लेकिन इसमें ये से समझना है आपको कि पहले में अगर टाइम लग रहा है 3 घंटे, तो दूसरे में ऑब्वियसली 2.5 घंटे लगने वाले हैं। उसके बाद फिर 2 घंटे, फिर हम आते आते हम इसे 1 घंटे 30 मिनट में लेकर के हम समेट समेट देंगे इसको। इसकी वजह ये क्योंकि ये ऑनलाइन है, ये हमें वहाँ पे ओ एम आर शीट देना पड़ेगा। ओ एम आर शीट में हमें फिल करना पड़ता है। तो हम 30 मिनट उसको ले लेते हैं। चलो ठीक है, हम फिल करने के लिए 30 मिनट हम उसको अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे कि हम अपने मैनेजमेंट को इसी तरह ध्यान रखेंगे, अपने मैनेजमेंट को, ताकि वो 1 घंटा 30 मिनट में पूरा पूरा हो सके हमारा क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हो सके हमारा। और ये पीटी का क्वेश्चन 2026 का है। ठीक है, और ये जो है यूपीएससी सरसाह यूपीएससी जो है, सरसाह यूपीएससी पे इसे अपलोड किया जाएगा। तो बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब चैनल है, ये पे फ्री है। आप जाकर के सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और उसको लाइक करेंगे और शेयर भी कर देंगे, बेल आइकन भी दबा लेंगे, ताकि अगली, और ये पूरी तरीके से एक प्ले लिस्ट बनाएंगे हम इसको, ताकि इसको पूरा ध्यान से देख सके हम। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर टेस्ट सीरीज आपने पहला शुरू किया है उसमें टाइम लगेगा ज़्यादा, लेकिन जैसे ही हमने टेस्ट 2 करेंगे उससे कम टाइम लगेगा टेस्टों में। लेकिन होते होते लगभग 30 से 40 टेस्ट सीरीज टेस्ट हैं इसमें। जब हम उस पे जाएंगे ना, तो लगभग 10-15 के आसपास जब पहुंचेंगे, तो आप देखो इतना आसानी से हम इसको 1 घंटा 30 मिनट के अंदर इसको समेट लेंगे। और ये टाइम मैनेजमेंट यही होगा, बस आपको यही ध्यान रखना है कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है एग्जाम हॉल में। 100 क्वेश्चन आपके पास रहेंगे। 100 क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है कि आपके पास 100 क्वेश्चन है। इन 100 क्वेश्चन को ध्यान में रखना है आपको कि कैसे करके हमें 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और क्या क्वेश्चन छोड़ देना है, क्या क्वेश्चन पकड़ लेना, आपको इसी से समझ में आ जाएगा। आप रिलाई करिए, भरोसा करिए इस टेस्ट सीरीज पर। ये विजन का टेस्ट सीरीज है, पूरा क्रेडिट विजन को जाता है, मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। मैं सिर्फ इसको टेस्ट सीरीज लगवा रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो सके। सिर्फ इतना ही मेरा काम है, उसमें और कोई ज़्यादा काम नहीं है। तो पहला टेस्ट सीरीज है ये पहला पहला और दूसरा जो है ना, वो संबंधित हमारा पॉलिटी से है, पॉलिटी से संबंधित है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम आपको समझाएं इसी तरीके से और बताएं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, क्या क्या चीज़ें। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हम आपको 1 आध 2 सेकंड टाइम देंगे, या नहीं भी देंगे, डायरेक्ट समझाएंगे हम आपको कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे पूछ रहा है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकती है उसमें चीज़ें, वो हम आपको देंगे। ठीक है, चलिए। ये इंग्लिश में है और हिंदी में है। मैं इसे हिंदी में, जो ट्रांसलेशन हिंदी वाला करेंगे हम, और जहाँ जहाँ हमें समझ नहीं आएगा चीज़ें कि ये हिंदी वाला क्या है, उसका इंग्लिश क्या होना चाहिए, तो हम एक बार इंग्लिश भी रेफर कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी उन चीज़ों की। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इसमें, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे हम। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि किसी नागरिक की नागरिकता तब समाप्त होती है यदि वह लगातार 5 वर्षों से सामान्य रूप से भारत से बाहर हो। कोई व्यक्ति है जो भारत से बाहर चला गया है, लगभग 5 वर्षों तक के वो आया ही नहीं, वह भारत के संविधान के प्रति अनादर व्यक्त करता है, पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्षों के दौरान नागरिक को किसी भी देश में 2 वर्षों के कारावास हुआ हो। तो इस नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करना है। केवल दो, केवल एक दो, केवल दो तीन, केवल एक दो तीन, ये आपके पास ऑप्शन है, आपको बताना है। तो अब इस क्वेश्चन को आप पॉज करेंगे, देखेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर आप, जो मैं अब चल रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात क्या है कि नागरिकता अधिनियम 1955 आया, नागरिकता अधिनियम 1955 आया, एक्ट 1955 आया। ठीक है, और इस अधिनियम के पूर्व भी कुछ चीजें थी कि हाँ क्या क्या चीजें होनी चाहिए क्या नहीं। तो अर्जित करना और समाप्ति करना, ये दोनों कारण लिखा गया उसमें, कि हम कब अर्जित कर सकते हैं और कब इसकी समाप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पूछ रहा है कि नागरिक की नागरिकता तब समाप्त होती है, यानी समाप्ति की बात पूछ रहा है। तो समाप्ति के लिए 3 कारण दिया गया है, किसमें? नागरिकता अधिनियम 1955 में।
नागरिकता अधिनियम 1955 में 3 कारण दिया हुआ है। मैं रेड ले लेता हूं इसको थोड़ा सा। तो नागरिकता अधिनियम, नागरिकता एक्ट 1955 है ये, ठीक है। उस पर 3 कारण दिया हुआ है। पहला कारण है स्वैच्छिक त्याग, स्वैच्छिक त्याग है जिसको बोलते हैं रीनंसिएशन बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा है बर्खास्तगी, किसी को बर्खास्त कर देना है। और उसमें तीसरा है वंचना, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है कि वह लगातार 5 वर्षों से सामान्य रूप से भारत से बाहर रह रहा, नहीं तो 5 वर्षों नहीं बल्कि 7 वर्षों से है। यहाँ पे बस यहाँ पे क्या कर देना है आपको, 7 वर्षों लगा देना है और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। अगर कुछ सामान्य निवासी है भारत से 7 वर्षों से बाहर रह रहा है तो उसको मतलब वो समाप्त हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा गलत। वह भारत के संविधान के प्रति अनादर व्यक्त करता हो, सीधी सी बात, अगर कोई अनादर व्यक्त करता है उसको हटा दिया जाएगा वहां से कि नहीं भाई हट जाओ यहाँ से, तुम निकल दो धीरे से। उसके पंजीकरण या प्राकृतिक, 2 चीजें, पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता से कि 5 वर्षों के दौरान देखा गया कि नागरिक को किसी भी देश ने 2 वर्ष का कारावास दे दिया, तब तुम वहीं पर रहो, फिर अब उसको भी निकाल दिया जाएगा। यानी सही हुआ 2 और 3। देखो 2 और 3 कहाँ पे है, सी में, ये 2 और 3 मिल गया हमको आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मूल संरचना सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सिद्धांत सर्वप्रथम मिनर्वा मिल्स वाद में प्रस्तुत किया गया था, पहला। और दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, यह संविधान संशोधन करने की संसद की आत्यंतिक शक्ति का समर्थन करता है। कौन सा सही है बताना है आपको, एक सही है या 2 सही है या 1 2 दोनों सही है, या ना तो 1 ना तो 2 सही है, आपको बताने हैं। आप वीडियो को पॉज करें, देखें, सॉल्व करें, फिर वापस आइए, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये जो मूल संरचना सिद्धांत है ये 1973 में आया था, केशवानंद भारती का वाद हुआ था उसमें आया था। और जो ये मिनर्वा मिल्स वाद है ना, ये आया था 1980 में। यहाँ पे इस सिद्धांत को हमने पुनः पुष्टि की थी कि भाई ये चीजें होनी चाहिए, मूल संरचना सिद्धांत को हमने किया था। इसका मतलब ये वाला हो गया स्टेटमेंट गलत। और यह संविधान संशोधन करने की संसद की आत्यंतिक शक्ति का समर्थन करता नहीं। आत्यंतिक शक्ति का मतलब जरा क्या होता है, पहले आप ये देख लेते हैं कि जो मूल संरचना है, ये मूल संरचना इसका मतलब क्या है। ये है जैसे संसद है हमारा, जो संविधान संशोधन करता है उसकी शक्ति आत्यंतिक नहीं है। संसद जो संविधान संशोधन करती है उसकी शक्ति आत्यंतिक नहीं, एब्सोल्यूट नहीं है, पूरी तरह से नहीं है, लेकिन इसे संसद को सीमित किया गया इसकी वजह से। तो इसका मतलब मूल संरचना जो सिद्धांत है जब आया तो संसद की जो शक्ति हुई ना संशोधन करने की, वो आत्यंतिक ना होकर बल्कि सीमित हो गई, ठीक है। तो यहां पे मैं इस चीज को आत्यंतिक शक्ति की जगह लिख सकता हूं सीमित शक्ति, ठीक, सीमित शक्ति हो गई। जरा देख लो एक बार मूल संरचना का सिद्धांत है क्या। ये सिद्धांत बताता है ऐसा 1973 में लाया गया, कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान की, जो मूल भावना है, संविधान की जो मूल भावना है उस मूल भावना को बदलना नहीं चाहिए और बदलना नहीं पड़ेगा। संसद कितनी भी कोशिश कर ले, पहले ये काम कर सकती थी लेकिन अब ये काम नहीं कर सकती। इसका मतलब पहले इसको एब्सोल्यूट राइट था, काम करती थी, लेकिन अब इसको एब्सोल्यूट राइट नहीं है। हाँ, संशोधन शक्ति आपके पास है, आप करिए संशोधन, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मूल भावना चेंज नहीं होनी चाहिए, बस मूल भावना। और मूल भावना ज्यादातर कहाँ देखा जाएगा, जो संविधान सभा थी उसकी बातें क्या थी, संविधान में जो बातें लिखी हैं उसकी बातें क्या लिखी गई हैं, वो है हमारी मूल संविधान, वो हमारी है मूल संरचना सिद्धांत। इसलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा है कि हाल ही में स्थापित राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के संदर्भ में बताना है कि बोर्ड का गठन नए हल्दी उत्पादों के अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया है। बोर्ड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होगा, ये बातें देखिए। उसके बाद बोर्ड का मुख्यालय केरल में स्थापित किया जाएगा। आप वीडियो को पॉज करिए, देखिए, फिर आगे आइए, मैं दिखाता हूं आपको इसमें कौन सा इसमें सही है, आपको देखना है। 1 2 2 3 3 और 1 2 3, इसमें सही वाला आप देखते हैं,
पहली बात तो ये सही है कि बोर्ड का गठन नए हेल्दी उत्पादों के अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया, एकदम सही किया गया, और ये वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत किया गया संचालित, ये भी सही है। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो स्थापना हुई है ना, केरल में ना होकर के, बल्कि कहाँ हुई है? तेलंगाना के निजामाबाद में हुई है। तो कहाँ पे लिखे इसको? हम यहाँ पे लिख देते हैं, तेलंगाना के निजामाबाद। तेलंगाना के निजामाबाद में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, इसका मतलब सही हुआ 1 और 2, ये सही हो गया हमारा ना। ठीक है, 4 पे आते हैं। 4 देखते हैं। भारत पोल, जिसका उद्देश्य पारदेशीय मतलब ट्रांस कंट्री अपराधों से निपटने के भारत के प्रयासों को सशक्त करना है, निम्नलिखित में से किस एक एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है? इसमें क्या किससे किया गया है? ले लेते हैं इसको, पेन को। केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसको सीबीआई बोलते हैं, प्रवर्तन निदेशालय ईडी बोलते हैं, भारतीय वन्य जीव संस्थान, भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट, ये बताना है आपको। तो सीधी सी बात है, ये होता है केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा। और ये जो भारत पोल है, इसकी 5 प्रमुख विशेषताएं इसकी क्या है? जैसे एकीकृत मंच स्थापित करेगा, ये सरलीकृत अनुरोध तंत्र स्थापित कर लेगा, सरलीकृत मंच अनुरोध स्थापित करेगा ये लेते हैं। तीसरा, इसमें त्वरित सूचना प्रसार भी इसमें तीसरा है। चौथा, इसमें इंटरपोल नोटिस के उपयोग में वृद्धि करना है, जो इंटरपोल के जो नोटिस आती है उसके उपयोग में वृद्धि करना है। पांचवा इसमें है क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण, ये पांचवा हो जाए। तो भारत पोल का इस तरह से काम हो रहा है। पांचवा है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। ये भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक संवैधानिक पद है, पहली बात। दूसरा, यह संविधान के तहत भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण कर सकता है। कौन सा सही बताना है आपको? केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 और 2 सही है, कि ना तो 1 ना तो 2 सही है। इसलिए तेज कर रहा हूं क्योंकि इस तरह से आपको माइंडसेट से आपके एग्जाम में जाना है और एग्जाम को क्वालिफाई करना है, सीधी सी बात है। तो आते देखते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप वीडियो को पॉज करेंगे, देखेंगे ध्यान से उसको, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर आप आगे आएंगे। आपको पता होना चाहिए कि जो भारत का संविधान था उसमें मूल रूप से ना भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए कोई भी विशेष अधिकारी संबंध प्रावधान नहीं किया गया था। लेकिन आगे चल करके क्या हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग आया। राज्य पुनर्गठन आयोग आपको पता है 1955 कह सकते हो आप इसको, हालांकि 56 से लागू हुआ है, 55 में कह सकते हो आप। पुनर्गठन आयोग, उन्हें एक अनुशंसा की थी, तो इसकी वजह से 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ। कितना? 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। और कहा गया, और इसको एक चीज जोड़ा गया, अनुच्छेद 350 बी जोड़ा गया, 350 बी जोड़ा गया, जो भाग आता है 17 में। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा और राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करेगा। विशेष अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और उसमें भाषाई अल्पसंख्यक के लिए जो रक्षोपाय उबंधित हो गए मामलों, सभी मामलों का अन्वेषण करना होगा, विशेष अधिकारी का कर्तव्य होगा। ये जो अधिकारी है इसका कर्तव्य होगा। तो पहला, यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त संवैधानिक पद है। हाँ, संवैधानिक हो चुका है। ठीक है, उसके बाद संविधान के तहत भाषाई और धार्मिक, ये धार्मिक तो नहीं था उसमें, केवल भाषाई है। ट्रिक इसमें समझने के लिए आप ये समझ सकते हो इसमें कि भाषाई अल्पसंख्यक की बात कर रहा है या धार्मिक क्या कर रहा है। यहाँ पे धार्मिक तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि भाषाई की बात कर रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसलिए सही केवल हो जाएगा 1। ठीक है, अब आते हैं हम 6वें नंबर पे। भारत के महाधिवक्ता के संदर्भ में बात करना। महाधिवक्ता मतलब क्या होता है आपको पता है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये अटॉर्नी नहीं है, ये सॉलिसिटर है। इससे लिख देते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये है अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, पढ़ते हैं एक बार पहले इसको, हम देखते हैं क्या क्या बोल रहा है ये। अब भारत के महाधिवक्ता के बारे में बात करना है।
भारत के महाधिवक्ता का पद संवैधानिक पद है। देखते हैं, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। महाधिवक्ता और महान्यायवादी दोनों संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। कौन सा सही है? एक सही है, दो सही है, एक दो सही है, ना तो एक ना तो दो सही है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो बहुत जरूरी है वो ये है कि महाधिवक्ता का काम क्या है? ये महान्यायवादी की हेल्प करना है। हेल्प करने के लिए एक्ट के माध्यम से बनाया गया है इसको। ये संविधान में नहीं है। जो संविधान में है वो अनुच्छेद 76 में दिया गया है, महान्यायवादी दिया गया, जिसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं आप। ठीक है। और ये जो संसद में भाग लेने की शक्ति है वो 88 में दिया गया है, और सिर्फ अटॉर्नी जनरल को दिया गया है। अटॉर्नी जनरल जा सकता है, ये नहीं जा सकता। इसका मतलब संवैधानिक पद महाधिवक्ता नहीं, संवैधानिक पद तो नहीं है महाधिवक्ता का, और ये भी नहीं है, क्योंकि महाधिवक्ता उसमें भाग नहीं लेता, बल्कि महान्यायवादी भाग लेता है, सिर्फ एक लेता है। इसलिए दोनों गलत हो जाएगा, तो इसमें सही हो जाएगा डी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको मेरे जो समझाना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो ये महाधिवक्ता है, इसका जो है ना गठन किया गया था इसको महान्यायवादी की हेल्प करने के लिए। पहली बात, हेल्प करने के लिए कर दिया गया। दूसरी बात ये कि जो महाधिवक्ता जब एक्ट से बनेगा तो संवैधानिक पद नहीं होगा, फिर ये जाहिर सी बात है। और संसद में जो कार्रवाई भाग लेता है वो अनुच्छेद 88 में लिखा हुआ है कि अटॉर्नी जनरल जाएगा, और 76 में क्या लिखा हुआ है कि अटॉर्नी जनरल होगा। बस महान्यायवादी की बात कर रहा है इसमें, 76 से महान्यायवादी की बात करता है। अगर ये संवैधानिक है, लेकिन ये संवैधानिक नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। नंबर 7 देखते हैं, अभी इंग्लिश का पूरा है, 7 देखते हैं। जल्दी चलना पड़ेगा क्योंकि पता है आपको जल्दी से प्रूव भी करना है, उसको जल्दी पूरा करना है। देखिए, निम्नलिखित पर विचार करना। उद्देश्य का प्रकृति में न्यायिक है, एक इसको। दूसरा कथन ये उद्देश्य का संविधान का एक भाग है। और कथन देखा, कथन 1 कथन 2 सही है, कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है, कथन 1 कथन 2 सही है, कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है, कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। सीधी सी बात है। तो अब आपको करना है, जो उद्देशिका है ना, ये प्रकृति में न्यायिक नहीं बल्कि गैर न्यायिक है। ये याद रखना आपको, गैर न्यायिक है ये। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए किसी ने उल्लंघन कर दिया उद्देशिका की, तो क्या कोर्ट जा सकता है? नहीं, कोर्ट नहीं जा सकता, ये सीधी सी बात है। और संविधान का भाग है, बिल्कुल भाग है। ये 1973 में बात बता दिया गया था कि होगा ये। उसके बाद 1995 में जब एक केस और आया था, उसका नाम था LIC ऑफ इंडिया वाद, उसमें भी इसको माना गया था कि हाँ ये उद्देशिका इसका भाग होगा। ठीक है, इसका भाग होगा तो फिर होगा, जाहिर सी बात ये है। उसके बाद हम देखते हैं इसका मतलब सही कौन सा होगा। सही हो जाएगा डी, हमारा सही हो जाएगा। फिर इस हिसाब से, हमारा कौन सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर आपको देखना हो ना, जो उद्देशिका हमारी है, ये उद्देशिका जो है ना तो विधायिका की शक्ति देता है, न तो उसकी शक्ति प्रतिबंध लगाता है। जैसे विधायिका है, न तो शक्ति देता है उसको, न विधायिका प्रतिबंध लगाता है ये। और गैर न्यायिक है ये। और हो गया, इसमें बात तो ये डी सही हो जाएगा इसका। एक तो गलत है लेकिन दूसरा सही है। ये गलत, ये सही, ऐसे करके ये गलत और ये सही। ठीक है, आते हैं वित्त आयोग के पास आते हैं। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है जिसे गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 6वें वर्ष किया जाता है। देखते रहिएगा ध्यान से आप। किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसकी अनुशंसाएं केवल सलाहकारी प्रकृति की होती हैं, ये भी केवल वर्ड याद रखना है। 3 मैंने जो गोला किया हुआ ना, यही इंपॉर्टेंट है। कितने सही हैं आपको ये ध्यान रखना है, इसमें आपको बताना कितने सही हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये, अब जैसे इस बीच में आओगे ना, तो ये 6वां वर्ष दिखा ना, ये 5 वर्ष होगा। इससे पहले भी कर सकता है वो, अगर उसको ज्ञात हो जाए कि हाँ ऐसा आवश्यक समझे तो वो, यानी एक हो जाएगा गलत। ठीक है, उसमें राष्ट्रपति, और जो उसमें नियुक्ति करता है ना, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। मतलब उसकी वित्त आयोग का जो मेंबर होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रहता है वो। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जो ये इसकी अध्यक्षता की नियुक्ति की बात करें ना, वो कहाँ पता है कहाँ पे है? एक एक्ट बनाया गया है, वित्त आयोग प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1951। इसके तहत कहा गया है
कि संसद के जो संसद आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की अर्हता निर्दिष्ट करती है। संसद तय करेगी कि इसकी योग्यता क्या है और इसकी अर्हता क्या है, ठीक है। और अध्यक्ष का चुनाव जो होगा ना, उसी में क्या आएगा, 1951 वाले जो एक्ट आया है, उसी में वित्त आयोग प्रकीर्ण प्रबंध अधिनियम आया, उसमें ही कहा गया ये बात कि जो लोक कार्यों में अनुभव प्राप्त करता है, अब लोक कार्य में जो अनुभव प्राप्त करता है, तो क्या उसके अंदर ये नहीं आ सकता, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। इसलिए ये सही हो जाएगा। और केवल सलाहकारी प्रकृति के, ये ध्यान रखना आपको। जी हाँ, ये बिल्कुल सलाहकारी है, क्योंकि सरकार पर ये बाध्य नहीं होता है, ठीक है। ये सही है, यानी ये सरकार पर बाध्यकारी नहीं है, सरकार पर बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये, तो सही कौन सा हो जाएगा फिर हमारा सही हो जाएगा दो, नहीं एक दो, हाँ तो ये दो, ठीक है। अब आते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर पे देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में नोवो वायरस के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। जो नोरो वायरस से नोरो वायरस प्रसारित होता है। पहला, दूषित, इसको लेते हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में आया है नोरो वायरस। कौन सा? नोरो वायरस, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद ये दूषित भोजन या जल के सेवन से होता है, नोरस प्रसारित होता है, और मल मुख से होता है, संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने जैसे हाथ मिलाना आदि से होता है। तो आप याद रखना, जब देखिए दूषित भोजन हो सकता है, मल मुख ये भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान से देखो तो आपको संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से भी हाथ मिलाने से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो एक बार देखते हैं सही कौन सा है। 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 3 सही है, 1 2 3 4 सही है, ठीक है। तो बताते हैं आपको, नोरो वायरस, पहले इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ये नोरो वायरस है, कहाँ पे हुआ है? अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में देखा गया नोरो वायरस, ठीक है। इसका एक नाम और भी है, स्टमक फ्लू या स्टमक बर्ग, ये याद रखना आप, स्टमक फ्लू या इसका नाम है स्टमक बर्ग, स्टमक बग को बोलते हैं इसको, स्टमक बग, ठीक है। यह जो है ना, दूषित भोजन में भी मिलता है, मलमुख से भी मिलता है, और संक्रमित से भी मिलता है, यानी तीनों सही है इसमें। नोरो वायरस इस तरह से काम करता है इसमें, सोचिए। उसके बाद हमारा 10वां नंबर देखते हैं, निम्न पर विचार कीजिए, निम्न पर विचार कीजिए। बालकों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना है, आय प्रतिष्ठा सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करना है, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना है। उपरोक्त में कितने निदेशक तत्वों को संविधान के 44वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? निदेशक तत्व है ये 44वें संशोधन से जोड़ा गया है। तो देखते हैं किसको क्यों जोड़ा गया है। सबसे पहले जोड़ा जाएगा हमारा बालकों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना। ये किस में जोड़ा गया पता है आपको? ये जोड़ा गया हमारा आर्टिकल 39 में, और आपको पता, इसका मतलब ये हो जाएगा सही, ठीक है। और फिर देखिए आप, आय प्रतिष्ठा सुविधा और अवसरों में असमानता को कम करना, ये तो नहीं, ये तो हमारा FR में है। किस में है? FR में है, ठीक है। पर्यावरण का संरक्षण, सॉरी ये तो उसमें भी है, लेकिन 44 नहीं जोड़ा गया, नहीं सॉरी 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 सॉरी, इसमें तो हमें FR में नहीं है, उसी में है, आय प्रतिष्ठा वाला भी है तो इसमें, लेकिन ये है 38 में है, इसमें 38 में हो गया ये,
उसके बाद आप देखेंगे जो पर्यावरण वाला है ना, ये हमारा 48A में है, सॉरी यहाँ पे है 48A। ठीक है, लेकिन 44वां संविधान संशोधन नहीं जोड़ा गया, ये चीज़ याद रखना। तो 44वां कब हुआ था? अरे यार क्या हो जा रहा है ये, जो 44वां संविधान संशोधन है ये कब हुआ था? आपको ये 1978 में हुआ था क्या? आप कंफर्म करना है इसको, 1978 में हुआ था, क्योंकि 42वां हुआ था हमारा 1976 में। ठीक है, तो ये 48A इसका आ जाएगा। तो 44वें वाले में ये किया गया, लेकिन ये दोनों नहीं किए गए थे 44वें में। ठीक है, और तो इसका मतलब कौन सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा इसका। ये निदेशक तत्वों की बात कर रहा है। थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, देखिए कितना टेढ़ा क्वेश्चन है। इसका मतलब इसमें कैसे आप रणनीति लगाएंगे ताकि आगे बढ़ सके, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। दूसरा नंबर देखते हैं, सॉरी 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन हैं? ये आपको बताना है, कौन से प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसको बात करते हैं आप। पता है आपको लोकतंत्र दो तरह के होते हैं, उसमें एक होता है हमारा प्रत्यक्ष, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, जो प्रत्यक्ष होता है उसकी शक्ति कहाँ पे होती है? प्रत्यक्ष रूप से उसकी शक्ति होती है कि जो सूर्य में देखा जाता है। ठीक है, और प्रत्यक्ष के जो है 4 मुख्य साधन है। एक है परिप्रेक्षा, दूसरा है प्रत्याशी को वापस बुलाना, ये भी है। पहल है जिसको बोलते हैं इनिशिएटिव, अच्छा इसको बोलते हैं रेफरेंडम हो गया, ये इनिशिएटिव हो गया। और एक है जनमत संग्रह। ये चारों हैं इसमें, पर सही बात करना है आपको, डी बताना है इसमें। यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र के तहत एक है रेफरेंडम, प्रत्याशी को वापस बुलाना यानी रिकॉल करना, इसको बोलते हैं रिकॉल करना। ये ताकत होती है भाई इन पे। हाँ, पहले यानी इनिशिएटिव, इनिशिएटिव। ठीक, और जनमत संग्रह मतलब आपको पता ही है कि प्लेबीसाइट बोलते हैं, प्लेबीसाइट। इन रेफरेंडम और जनमत संग्रह दोनों अलग चीजें होती है, परिप्रेक्षा रेफरेंडम उसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसका अंतर तो बता ही सकता था आपको, लेकिन अभी इतना टाइम है नहीं कि अंतर बताएं। बस समझो कि लोकतंत्र दो तरह का होता है, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष के जो है चार मुख्य साधन है, उसमें से परिप्रेक्षा है, प्रत्यक्ष को वापस बुला लेना, पहल है, उसके बाद जनमत संग्रह है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर पे आगे बढ़ोगे, अच्छा मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें जिस चीज़ें समझनी है आपको इस क्वेश्चन में, जैसे इस वाले में इसको लोकतंत्र से समझना होता है, तो मैं थोड़ा सा और समझा दूंगा आगे आगे अगर वीडियो जब अगर आप बोलेंगे तो कि हाँ मुझे समझा दीजिए सब चीज़ें भी अलग अलग से करके, तो मैं आपको समझा दिया करूंगा। ठीक है, इसमें मतलब क्या है। ठीक है, तो अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित पर विचार करिए, करते हैं विचार भाई। लिखित संविधान की बात कर रहा है, और एक इसकी बात उपर्युक्त में से कौन सी संविधान की संघीय विशेषता है? संघीय विशेषता है। ठीक है, संघीय विशेषता की बात कर रहा है ये, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या हो जाएगा तब पता करते हैं हम। तो एकीकृत न्यायपालिका, संघीय जो संघ को एक करती हो। लचीला संविधान, जो संघ को एक करती हो। राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन, आप देख लीजिए। राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय एवं संघीय मतलब जो दोनों को मिल के बनती हो, जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मिल से काम करती हो, उसको बोलते हैं संघीय। क्या एकीकृत न्यायपालिका काम करती है दोनों मिलकर के? स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं, ये हमारे इंडिया में काम नहीं करती। हमारे इंडिया में सिर्फ एक ही है, यानी सिर्फ संघ के अंदर में आती है ये। तो इसको एक तरह से क्या, एक तरह से को बोल सकते हैं आप संघीय विशेषता होती है। एक विशेषता और भी होती है जो एकल नागरिकता से जुड़ी होती है, जो एकल भी होती है। ठीक है, तो लिखित संविधान तो है, एक तो रहेगा, और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन भी होगा, ये भी सही है। उसके बाद एकीकृत न्यायपालिका कह दो, जैसे लचीला संविधान कह दोगे, तो ये किसी एक पर, लचीला संविधान मतलब संविधान तो एक ही भारत में है, भारत ज़्यादा संविधान तो है नहीं, सिर्फ एक ही है।
इसलिए ये एकल नागरिकता की बात करता है। ठीक है। और हमारे यहाँ जो है द्विस्तरीय द्वि द्विस्तरीय राजनीतिक व्यवस्था है। एक राष्ट्रीय स्तर पर है, एक क्षेत्रीय स्तर पर है। लिखित संविधान हमारे पास है, ये पता होना चाहिए। कठोर संविधान है, क्योंकि लचीला संविधान नहीं, कठोर संविधान हमारे यहाँ लागू होता है, इसलिए नहीं होगा। तो मिटाते हैं इसको। कौन सा संविधान है? कठोर संविधान है, ये हटा दो। और एकीकृत न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका है भाई ये। तो ये हो जाएगा हमारा स्वतंत्र न्यायपालिका, और हो जाएगा कठोर संविधान। यानी ये गलत, ये गलत, और ये सही, ये सही, सही मतलब कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा हमारा, सी सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जरा देख लेते हैं एक बार, फिर हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से पोर्टफोलिया प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई। आपको पता होने 1861 में किया गया था। ठीक है। तो ये जरूरी है, 1892 में क्या हुआ था, 19 में क्या होता है, 9 में क्या हुआ था, ये भी जरूरी है और देखना चाहिए आपको ये सब चीजें भी। तो आपका ये काम है ताकि आप इसे देखें। तो आपको पता है ना कि जब उन्होंने थोड़ा सहयोग की नीति अपनाई थी ना, तो 1861, 1892, फिर 1909, ये सब एक्ट लेकर आया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, इंडिया के लिए लेकर के आया था। ठीक है। तो पोर्टफोलिया प्रणाली शुरुआत कर दिया था 1861 में। ठीक है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं 14 नंबर। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संबंध में बात करना है। ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा के किसी भी निजी सदस्य द्वारा पुरस्थापित नहीं किया जा सकता है, ये नहीं पे याद रखना है। और ये निजी पे याद रखना है। अनुच्छेद 367 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधनों को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। और कौन सा सही है बात करना है, एक है, दो है, एक दो है, एक दो नहीं है। ठीक है। सीधा साफ याद रखना है कि भाई ये जो नहीं वाला है ना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि चाहे निजी हो, चाहे कोई भी हो, हर कोई इसको लागू कर सकता, हर कोई इसको ला सकता है। ठीक है। और अगर किसी ने, जब संविधान संशोधन होता है तो मूल अधिकार में अगर कोई उल्लंघन होता है ना, तो उसके तहत इसको चुनौती दी जा सकती है कोर्ट में कि भाई यहाँ पे गलत हुआ है, और उसको इंटरटेन भी किया जाएगा। कौन सही है? केवल दो सही है। ठीक है। निजी, अब ये जस्ट यही देखना है कि जो निजी सदस्य है कौन। ठीक है। कोई भी संसद सदस्य जो मंत्री नहीं है उसको बोलते हैं, कोई भी संसद सदस्य जो मंत्री नहीं है, कोई भी संसद सदस्य, कोई भी संसद सदस्य जो मंत्री नहीं है, जो मंत्री नहीं है, ये बात कर रहा है। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये सही हो गया। 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर में हम आगे बढ़ेंगे। हाल ही में मराठी भाषा को आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। मराठी के अतिरिक्त निम्नलिखित भाषाओं के समूह में से किसे शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? ये आपको ध्यान से देखना है। क्या तमिल, संस्कृत, कन्नड़, पाली, कश्मीरी, प्राकृत, असमिया, हिंदी, पंजाबी, प्राकृत, असमिया, बंगाली, गुजराती, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़। आपको पता होना चाहिए जो प्राकृत है वो नहीं है। तो प्राकृत ये है, प्राकृत इसका मतलब ये भी कट गया और ये भी कट गया। ठीक है। और उड़िया भी नहीं है, तो उड़िया कहाँ, ये है उड़िया, इसका मतलब ये भी कट गया। तो बचा क्या? ए। तमिल, संस्कृत, कन्नड़ और पाली,
ये चीज़ है। आपको पता होना चाहिए कि शास्त्रीय भाषा जो है ना उसको किसको बोलते हैं। तो ये शास्त्रीय भाषा जैसे ये मराठी वाला है ना, ये मराठी क्या है पता है आपको? ये मराठी जो है ना महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा है और गोवा राज्य की भी अतिरिक्त आधिकारिक भाषा है। ये महाराष्ट्र और गोवा की आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेज है। और यह जो है ना संविधान का जो 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है। ये संविधान में ये जो 22 भाषाएं हैं उसमें से एक है ये, इसलिए इसको भी दर्जा दिया जाएगा। और कौन कौन सी हैं जो अपनाई गई हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हम शास्त्रीय भाषाओं के बारे में। पहला है तमिल, थोड़ा सा बड़ा लिखूंगा। पहला है तमिल जिसको 2004 में लाया गया। संस्कृत ये कब है? ये 2005 में लाया गया। तेलुगु और कन्नड़, तेलुगु एंड कन्नड़ ये लाया गया 2008 में, मतलब शामिल किया गया। मलयालम 2013, मलयालम 2013। उसके बाद ओडिया 2014। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 लैंग्वेज ऐसी थी, 6 भाषाएं ऐसी थी जो शास्त्रीय भाषा पहले से थी। लेकिन सरकार ने मराठी के अलावा और भी चीज़ों को शामिल किया, जैसे अलग से शामिल किया गया मराठी लिया, ठीक है। उसके बाद पाली को भी शामिल किया। उसके बाद प्राकृत, फिर असमिया, बंगाली भाषाओं को ये बनाया है क्या? शास्त्रीय भाषा। इसका लाभ क्या है शास्त्रीय भाषाओं का? इसके लाभ क्या बताऊं या ना बताऊं? अभी बता देते हैं। 3 लाभ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला लाभ हो जाएगा संरक्षण और दस्तावेजीकरण। शैक्षणिक लाभ इसके भी हैं और वित्त पोषण भी होता है, इतना बहुत है। अब आते हैं हम 16 नंबर पे। आज हम आपको 20 क्वेश्चन सिर्फ देंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं देंगे हम, क्योंकि इस टेस्ट को हम कल फिर से हम देंगे हम आपको। और आज हम सिर्फ 20 देखना चाह रहे हैं कि थोड़ा कितना इस पे व्यू मिलता है, बस मतलब कितना आगे बढ़ता है ये चीज़। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के लिए उपयोगी रहे हैं क्योंकि ये भारतीय संघ के अधिकृतों को उन नए सामाजिक और आर्थिक मूल्य सिद्धांतों का स्मरण कराते हैं जो संविधान के लक्ष्यों की प्राप्ति से जुड़े हैं। ये विधि की संवैधानिक वैधता निर्धारित करने में न्यायालयों की सहायता करते हैं। ये सत्तारूढ़ दल की राजनीतिक विचारधारा से परे एक साझा राजनीतिक घोषणा पत्र के रूप में कार्य करते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर बताना है आपको। तो 16 का देखते हैं। जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है भारत के लिए उपयोगी क्यों है? तो ये भारतीय संघ के अधिकृतों को उन नए सामाजिक और आर्थिक मूल सिद्धांतों का स्मरण कराते हैं जो संविधान के लक्ष्यों को प्राप्ति के जुड़े हुए। एकदम सही है। ये विधि की संवैधानिक वैधता बिल्कुल निर्धारित करने में न्यायालय को सहायता करते हैं। यह सत्तारूढ़ दल की राजनीतिक विचारधारा से परे एक साझा राजनीतिक घोषणा पत्र के रूप में कार्य करता है। ये भी सही है, यानी सही हो जाएगा हमारा तीनों, 1 2 3, ठीक है। और आपको पता है जो ये डीपीएसपी है ना, ये कोई विधिक अधिकार नहीं रखता। ये कोई विधिक अधिकार नहीं रखता, मतलब अधिकार हो, और न कोई विधिक उपचार इसका मिलता है। एक अनुदेश की तरह सिर्फ है, बस ये एक अनुदेश की तरह है ये। और इसमें आर्थिक मूल्य का स्मरण कराता है और न्यायालय के लिए एक मार्गदर्शक भी काम करता है ये। इसी तरह से ये चीजें हैं। और 17 देखते हैं हम इस पे।
निम्नलिखित में से कौन से 1949 में हस्ताक्षरित संविधान के मूल उद्देश्य में शामिल नहीं थी? आपको पता है ये दोनों तो नहीं थी, पहले समाजवादी पंथ निरपेक्ष नहीं था, ये तो पहले से पता होना चाहिए आपको। तो कौन सा नहीं था? ये और ये देखो 3-4 कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है 3-4, इसका मतलब सही हो जाएगा हमारा सी सही हो जाएगा। अब आपको पता करना है कि भाई क्या चीजें थी। तो 42 संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, बस उसी के तहत इन दोनों को शामिल किया था। एक वर्ड और भी था, उसका नाम था अखंडता, उसको भी लिख देते हैं यहीं पे, ठीक है। ये हो गया 76 का शब्द। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि उद्देशिका में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, बस केवल अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, एक बार। अरे हटाओ इसको, ना लिखो, नहीं लिखा जाएगा सही तरीके से। देखो वंस टाइम, अरे जाने दो, नहीं लिखा जाएगा कह रहा वो। 17 का सी हो गया। 18 देखते हैं। 18 के निम्नलिखित में कौन सा संविधान सभा की प्रारूप समिति सदस्य नहीं है? जीबी कृपलानी, मुंशी सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, टीटी कृष्णमाचारी। देखिए जब संविधान सभा बना था तो संविधान बनाने के लिए क्या किया था, बहुत सारे समितियां थी, उसमें से एक महत्वपूर्ण समिति उसका नाम था प्रारूप समिति, ठीक है। इस प्रारूप समिति में कितने लोग शामिल थे? 7 लोग शामिल थे। प्रारूप समिति कितने लोग शामिल थे? 7 लोग शामिल थे, सीधी सी बात है। तो गठन कब हुआ था इसका? इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था इसका गठन, ठीक है। और 7 लोग थे कौन कौन? आपको पता होना चाहिए 7 में कौन कौन थे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अंबेडकर जी, इससे नहीं लिखेंगे, इससे लिखेंगे। अंबेडकर, उसके बाद गोपाला स्वामी अयंगर, गोपाला स्वामी अयंगर, और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। उसके बाद के एम मुंशी, मुंशी लिख देते हैं। सादुल्ला साहब थे। उसके बाद आपको पता माधव राव जी थे, माधव राव। फिर कृष्णमाचारी, ये हैं कृष्णमाचारी। ये 7 ही थे, 1 2 3 4 5 6 7। मुंशी मिल गए, सादुल्ला जी थे और कृष्णमाचारी जी थे, लेकिन ये नहीं थे। तो सही कौन सा हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा क्वेश्चन हमारा ये, ठीक है, ये वाला। ये नहीं थे, बाकी सब थे, इन ये थे, बाकी वो नहीं थे, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। कहाँ चला गया ये से? क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या बोल रहा है कि हाल ही में चतुर्पक्षीय सुरक्षा वार्ता, जिसको बोलते हैं क्वाड। क्वाड बोलते ही ना आपके दिमाग में आना चाहिए फट से 1 2 3 चीजें। समूह ने अपने सहयोग की 20वीं वर्षगांठ मनाई। निम्नलिखित देशों में समूह कौन से क्वाड समूह के सदस्य हैं? सीधा से पूछा है। आपको पता है कौन कौन से? मैं लिख देता हूं पहले, उसके बाद देखिए। पहला है इंडिया, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, फिर यूएसए है, बस एक और जापान है। ये 4 बना। अब देखो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत जापान ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड किंगडम, नो ये नहीं है। भारत ऑस्ट्रेलिया जापान संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सही है। भारत ब्राजील नहीं, जर्मनी नहीं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखो ये ऑस्ट्रेलिया तो है, भारत भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान होना चाहिए था, सीधी सी बात है, ठीक है। इसका गठन क्यों हुआ? जो प्रशांत महासागर है ना, उसका थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए। अमेरिका जानते ही है काम करता रहता है ये। उसके बाद अच्छा, गठन कब हुआ था इसका क्वाड का? 2004 में हुआ था, 2004 में गठन हुआ था, क्योंकि हिंद महासागर में एक सुनामी आई थी, उसको एकजुट होकर के काम किए थे हिंद महासागर सुनामी के लिए,
ये तभी से गठन हुआ था। नंबर 20 क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि आज 20 क्वेश्चन ही शुरू करेंगे, आज 20 क्वेश्चन ही लेंगे हम, ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रीय आपातकाल, जब सशस्त्र विद्रोह होगा तब कह रहा है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाएंगे। याद रखना, ये 19 में 6 अधिकार दिए गए हैं। राष्ट्रपति कुछ मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को नियमित कर सकता है। कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए, एक सही है, दो सही है, 1 2 3 सही है, कौन सा सही है आपको याद रखना है, एकदम सीधा सा संपा कि 19 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार स्वतः से निलंबित हो जाते हैं। नहीं, ये निलंबित स्वतः नहीं होंगे। इसके तहत जो है ना, 6 किसी निलंबन के लिए ना किसी आदेश की आवश्यकता नहीं होती है। सही होगा हमारा सिर्फ 2 नंबर वाला। राष्ट्रपति कुछ मूल अधिकारों को ऐसा कर सकता है ये, लेकिन जब 358 के तहत घोषणा होती है ना, तो ये अपने आप समाप्त हो जाता है। अनुच्छेद 358 तब स्वतः समाप्त हो जाएगा ये। स्वतः समाप्त, लेकिन उससे पहले नहीं होगा ये। और ये सशस्त्र विद्रोह की बात कर रहा है ना यहाँ पे, लेकिन जो 6 अधिकार दिए गए हैं, जो 6 अधिकार दिए गए इसमें, ठीक है, ये युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपातकाल निलंबित किया जा सकता है, न कि सशस्त्र विद्रोह पे। ये अगर अपने आप समाप्त तब होगा जब ये बाह्य या युद्ध का अगर इसके आधार पर होता है तब इसको समाप्त कर देंगे, लेकिन सशस्त्र विद्रोह पर नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। और 349 में लिखा हुआ ये वाला, इसमें लिखा हुआ 359 में लिखा हुआ आर्टिकल 359 में, ठीक, इस तरह से। और हम आपको कल टेस्ट नंबर 1 का 21 से बताएंगे और कोशिश करेंगे इसको और जल्दी से हम सॉल्व करें आपके सामने, और या हम टेस्ट नंबर 1 पूरा लेकर के आ जाएंगे, आपको एक रिवीजन के तौर पे 20 हो जाएगा, बाकी आगे का 21 से शुरू कर देंगे कल, ठीक है। तो टेस्ट नंबर 1 ही कल रहेगा, कल आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके आगे का लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज, ताकि ये चीज आगे बढ़ सके। सरसाह यूपीएससी ये सिर्फ आपके लिए है, याद रखना, मैं आपको बता देता हूँ, ये सरशाह जो यूपीएससी है ना, ये आपके लिए बनाया गया है और आपके एग्जाम को इजी करने के लिए बनाया गया है। तो इसको सब्सक्राइब करो आप, सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट आपसे, इसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक सब शेयर करिएगा, जब भी आपको मिले मौका आप इसको सब्सक्राइब पक्का करें आप इसको, ठीक है। मैं आपको वीडियो लाता रहूँगा, बस मेरा मिशन है ये यूपीएससी 2026 कि इसको पीटी तो हमको पास करवाना है आप सबको, बस जो भी मुझ पर रिलाई करेगा वो उसको 365 पे, तो पीटी 26 मिशन पे काम कर रहे हैं हम, पीटी 26 पे काम कर रहे हैं और इसको हमें पास करवाना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और कल फिर मिलते हैं आपको टेस्ट नंबर 1 को संपूर्ण टेस्ट के लिए, ठीक है। अभी तो सिर्फ हम एक झलक दे रहे हैं और इसको हम विद इन टाइम में पूरा करेंगे बहुत जल्दी से, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि अगर मैं वही बताता चलूँ तो काम, लेकिन मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सही बताता चलूँ, ताकि समझ भी आता रहे कि हाँ क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल की जा रहा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए शुक्रिया, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।